नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत के उपयोग की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ये समझा था कि व्यवस्था क्या होती है और यह जानने का प्रयास किया कि द्वितीय महायुद्ध के बाद विभिन्न विषय के विचारकों ने इस बात पर बल देना प्रारंभ कर दिया था कि ज्ञान के विभिन्न खंडों में विभक्त होने से ज्ञान की प्रगति में बाधा आ रही थी और प्रत्येक विषय में कुछ न कुछ ऐसी समानताएं हैं जो अन्य विषयों से मेल खाती है। इस प्रकार विज्ञानों के एकीकरण की आवश्यकता तेजी से महसूस की जा रही थी और द्वितीय महायुद्ध के बाद के काल में इसी प्रवृत्ति ने स्पष्ट रूप से व्यवस्था सिद्धांत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। सन 60 के दशक में आते आते डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था पर कार्य करना प्रारंभ किया। वो प्रमुख पहला व्याख्याकार था जिसने व्यवस्था सिद्धांत को मानवशास्त्र और समाज विज्ञान से सीधा सीधा उसी रूप में इंपोर्ट नहीं करके उसको उसी रूप में नहीं लेकर के राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण से उसका स्वतंत्र रूप से प्रतिपादन किया। डेविड ईस्टन ने व्यवस्था सिद्धांत के अवधारणात्मक विचारबंध को तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। हम देख सकते हैं कि इस विचारबंध को समझाने के लिए उसने अनेक ग्रंथों का निर्माण किया था। 1953 में उसकी पुस्तक आई द पॉलिटिकल सिस्टम, अ फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल सिस्टम। यह जो पुस्तक है ये 1965 में प्रकाशित हुई थी और अ सिस्टम्स एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ 1965 में उसकी एक और पुस्तक आई। इसके अतिरिक्त उसने सैकड़ों लेख लिखे राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणाओं को समझाने के लिए और अनेक पुस्तकों का निर्माण किया। इस प्रकार डेविड ईस्टन, जो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवाद का अग्रदूत माना जाता है, बाद में जाके उसी ने उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का भी नेतृत्व किया। वही डेविड ईस्टन राजनीति विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत का भी प्रमुख सैद्धांतिक व्याख्याकार माना जाता है। उसकी जो राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा थी, उस अवधारणा के आधार पर बहुत सारे विचारकों ने अपने वास्तविक राजनीतिक शोध में इसका आनुभविक उपयोग भी किया था। गैब्रियल आमंड, जो कि शिकागो स्कूल का ही एक वरिष्ठ प्रोफेसर था, उसने तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में व्यवस्था सिद्धांत का बहुत सफल प्रयोग किया था। मॉर्टन कैपलन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में, डेविड एप्टर ने, कोलमैन ने विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्था को समझने के संदर्भ में एक्सटीन, टेलकोट पार्सन्स, कार्ल डॉयच, लासवेल, रॉबर्ट डाल आदि ऐसे अनेक विचारक थे जिन्होंने राज्य को अपनी व्यवस्था का केंद्र नहीं बनाया, अपने अध्ययन का केंद्र नहीं बनाया, वरन राज्य के स्थान पर उन्होंने अपने अध्ययन का केंद्र बनाया राजनीतिक व्यवस्था को। इस प्रकार से इन विभिन्न विचारकों के अध्ययन का परिणाम यह हुआ कि राजनीति विज्ञान की जो केंद्रीय संकल्पना है वह अब राज्य नहीं होकर के राजनीतिक व्यवस्था हो गई है। राजनीतिक व्यवस्था में यदि व्यवस्था सिद्धांत को समझने का प्रयास करें तो उसका अर्थ है कि राजनीति से संबंधित जो विभिन्न अंतःक्रियाएं होती हैं, जो राजनीति में बहुत सारी संरचनाएं होती हैं और वे संरचनाएं जो प्रक्रिया करती हैं, उन प्रक्रियाओं का, उन अंतःक्रियाओं का और उन संरचनाओं का जो विश्लेषण है वो व्यवस्था सिद्धांत के माध्यम से किया जाता है।
व्यवस्था सिद्धांत के अंतर्गत जो राजनीतिक व्यवस्था का जो केंद्रीय तत्व है वो शक्ति, सत्ता, भौतिक बल, समाज के लिए मूल्यों का विनिधान, जिसको कि डेविड ईस्टन ने कहा कि अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, इन सब को राजनीति के स्वरूप के रूप में लिया जाता है और इनका ही अध्ययन केंद्र में किया जाता है। डेविड ईस्टन ने पहली बार राजनीति के अध्ययन के लिए स्वतंत्र रूप से व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वो पहला विचारक था जिसने राजनीतिक व्यवस्था के विश्लेषण की जो इकाई है वो व्यवस्था को रखा और इसे मूल इकाई मानकर के विभिन्न व्यवस्थाओं के पारस्परिक व्यवहार को अपने शोध के प्रमुख क्षेत्र के रूप में चुना था। अर्थात यदि किसी एक राजनीतिक व्यवस्था को विश्लेषण की मूल इकाई मान लिया जाए, उदाहरण के तौर पर भारत, यदि भारत की राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण की मूल इकाई है तो वह पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है, वह अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है, या वह अन्य दक्षिण एशियाई देशों की व्यवस्था से कैसे भिन्न है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था की विभिन्न संरचनाएं किस प्रकार कार्य कर रही हैं, अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था की विभिन्न संरचनाएं कैसी हैं, विभिन्न संरचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन, विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन। अर्थात डेविड ईस्टन का यह मानना था कि यदि हम व्यवस्था को विश्लेषण के केंद्र में रखते हैं तो फिर विश्व की विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के पारस्परिक व्यवहार को भली प्रकार से समझा जा सकता है। डेविड ईस्टन व्यवस्था को मूलतः प्रक्रियाओं के संकलन के संदर्भ में समझने का प्रयास करता है। वह व्यवस्था को विभिन्न व्यक्तियों का या विभिन्न सदस्यों का अध्ययन के दृष्टिकोण से समूह स्वीकार नहीं करता। अर्थात व्यवस्था में कौन लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, यह बात अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, वरन महत्वपूर्ण बात यह है कि उस व्यवस्था में कार्य क्या हो रहे हैं, कौन सी प्रक्रियाएं हो रही हैं, वे लोग किस प्रकार की प्रक्रियाओं को संचालित करने में लगे हुए हैं। इसलिए उसने व्यवस्था को सदस्यों के समूह के रूप में नहीं वरन प्रक्रियाओं के संकलन के रूप में स्वीकार किया। राजनीतिक जीवन क्या होता है, इसके बारे में वो प्रकाश डालते हुए ये कहता है कि राजनीतिक जीवन वो है जो उस व्यवस्था के भीतर, जो कि लगातार स्वयं पर्यावरण से प्रभावित हो रही है और स्वयं पर्यावरण को प्रभावित भी कर रही है, ऐसी व्यवस्था के भीतर व्यवहार की प्रक्रिया का नाम है। इसका अर्थ ये हुआ कि राजनीतिक व्यवस्था के बाहर भी दूसरी बहुत सारे पर्यावरण हैं, बहुत सारी अन्य व्यवस्थाएं हैं और राजनीतिक जीवन की मांग ये है कि इन विभिन्न पर्यावरणों से प्रभावित होते हुए किस प्रकार का व्यवहार किया जाए। डेविड ईस्टन का यह मानना है कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था एक पर्यावरण के भीतर कार्य करती है और यह पर्यावरण दो प्रकार का होता है, व्यवस्था के भीतर का पर्यावरण और व्यवस्था के बाहर का पर्यावरण। जैसे यदि भारत की राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो भारत से बाहर दुनिया के जो दूसरे देश हैं वो बाहरी पर्यावरण का निर्माण करेंगे और भारत के भीतर जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं जैसे अर्थव्यवस्था है, धर्म है, समाज है,
संस्कृति है, ये सारी अन्य व्यवस्थाएं इस राजनीतिक व्यवस्था के भीतर के पर्यावरण का निर्माण करती हैं और राजनीतिक जीवन इस पर्यावरण से ही प्रभावित होता हुआ राजनीतिक व्यवस्था के भीतर का एक व्यवहार है। डेविड ईस्टन राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित करने का प्रयास भी करता है और वो इसकी 2 परिभाषाएं प्रस्तुत करता है। उसके अनुसार यदि हम प्रकार्यात्मक पक्ष से देखें कि राजनीतिक व्यवस्था आखिर करती क्या है, यदि इस दृष्टिकोण से व्यवस्था को समझें तो वो ये बताता है कि राजनीतिक व्यवस्था किसी भी समाज में अंतःक्रियाओं की ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से बाध्यकारी अथवा आधिकारिक निर्णय लिए जाते हैं। इस व्यवस्था में इस परिभाषा में हम यह देख सकते हैं कि डेविड ईस्टन जिस बात पर बल देता है वो है अंतःक्रियाओं की व्यवस्था। अंतःक्रियाएं इंटर रिलेटेड एक्शंस, यानी कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में लगातार इंटर रिलेटेड एक्शंस, अंतः संबंधित एक के बाद एक दूसरे कार्य लगातार चलते रहते हैं। तो ये ऐसे प्रकार्य हैं जो लगातार होते हैं और इन कार्यों के माध्यम से अंत में क्या होता है, अंत में बाध्यकारी निर्णय लिए जाते हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था का कार्य क्या है, सरल शब्दों में समझें तो राजनीतिक व्यवस्था का कार्य है विभिन्न कार्यों के माध्यम से अंततः समाज के लोगों के लिए, नागरिकों के लिए बाध्यकारी निर्णय लेना, जिसको कि हम कहते हैं कि कानूनों का निर्माण करना, आदेश देना, विभिन्न नियम बनाना, जिनका पालन करना नागरिकों के लिए आवश्यक है। तो यह राजनीतिक व्यवस्था का प्रकार्यात्मक पक्ष है, इसकी परिभाषा है। डेविड ईस्टन स्वरूप और प्रकृति के दृष्टिकोण से भी विचार करता है और उसको परिभाषित करते हुए कहता है कि राजनीतिक व्यवस्था स्वयं में परिपूर्ण एक सत्ता है जो उस वातावरण या परिवेश से जिसके भीतर वह परिचालित है और जिससे वह घिरी हुई है उससे स्पष्टतः अलग रहती है। अब यहां पर राजनीतिक व्यवस्था का नेचर क्या है, उसका चरित्र क्या है, उसको दर्शाने का प्रयास डेविड ईस्टन करता है। पहली बात वो इसमें इस बात को हाईलाइट करता है कि व्यवस्था अपने आप में कंप्लीट बीइंग है, एक परिपूर्ण सत्ता है। इसको अपने कार्यों के लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। यह एक परिपूर्ण सत्ता है जो कहां पे काम करती है, उस वातावरण या परिवेश में काम करती है जिससे कि वह घिरी हुई है और जिसके भीतर वह ऑपरेशनल रहती है, प्रचालित रहती है। और तीसरी बात कि परिवेश से घिरी होने के बावजूद भी वह उससे स्पष्टतः अपने आप को अलग रखती है, वह अलग रखने में सफल हो जाती है। डेविड ईस्टन का मानना है कि सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं खुली हुई व्यवस्थाएं हैं, अर्थात ओपन एंडेड हैं और उनमें अनुकूलनशीलता का एक स्वाभाविक गुण अंतर्गुंथित रहता है। ओपन एंडेड का मतलब यह है कि सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में पर्यावरण से लगातार वस्तुएं आती रहती हैं, सब लोग आते रहते हैं, प्रक्रियाएं आती रहती हैं, मांग आती रहती हैं। व्यवस्थाओं के, राजनीतिक व्यवस्थाओं के दरवाजे कभी बंद नहीं होते, यह खुली हुई हैं। और जब व्यवस्थाओं के दरवाजे सबके लिए खुले हैं तो यह स्वाभाविक ही है कि व्यवस्था के सामने कभी कुछ बाधाएं भी आएंगी, व्यवस्था के सामने कभी कुछ खतरे भी आएंगे, व्यवस्था को धमकियां भी दी जाएंगी। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हो सकते हैं जो उस व्यवस्था को जो है वो समाप्त करने का प्रयास भी कर सकते हैं। एक सत्ता पलट का भी और राजद्रोह का प्रयास भी किया जा सकता है। इस प्रकार से डेविड ईस्टन ये समझाता है कि सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं खुली हुई होती हैं और इसके कारण
वो लगातार खतरे के बीच कार्य करती हैं, किंतु फिर भी उन खतरों के बीच में भी उनमें अनुकूलनशीलता का एक स्वाभाविक गुण होता है। इसका तात्पर्य ये है कि उन खतरों से कैसे निपटना है, उन खतरों को का कैसे न्यूनीकरण करना है, उन्हें कैसे कम करना है और व्यवस्था के लिए उनको कैसे अनुकूल करना है, यह व्यवस्थाओं का एक स्वाभाविक गुण होता है। यदि यह गुण नहीं होता तो राजनीतिक व्यवस्थाएं जो है वो स्थायी रूप से कार्य नहीं कर सकती थी। तो इसलिए उसकी एक विशेषता बताता है कि व्यवस्थाएं ओपन एंडेड होती हैं, खुली हैं, अनुकूलनशील हैं। अगली बात, व्यवस्था से आने वाली धारा प्रवाह घटनाएं और जो प्रभाव हैं वो उन परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जिनमें राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों को अपना काम करना पड़ता है। इसका जो अर्थ है कि लगातार जो धारा प्रवाह, अनगिनत घटनाएं, अनगिनत प्रभाव पर्यावरण से व्यवस्था के भीतर प्रवेश करते हैं और व्यवस्था को इन सभी घटनाओं के बीच व्यवस्था के जो एक्टर्स हैं, जो कार्य करने वाले लोग हैं, जो राजनेता हैं, जो अधिकारी हैं, उनको इन सब परिस्थितियों के बीच काम करना है। इसलिए यह काम एक बहुत बड़ा जो है वो चुनौतीपूर्ण कार्य है। डेविड ईस्टन अपना सारा ध्यान राजनीतिक व्यवस्था पर केंद्रित करता है, राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था पर केंद्रित करता है। इसका अर्थ ये है कि डेविड ईस्टन यह मानता है कि राजनीतिक व्यवस्थाएं जो हैं वो बहुत स्तरों पर होती हैं, लेकिन वह नेशनल पॉलिटिकल सिस्टम या राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था को अपने अध्ययन का केंद्र बनाता है। जैसे भारत की राजनीतिक व्यवस्था, बांग्लादेश की राजनीतिक व्यवस्था, पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था, यह अध्ययन का केंद्र है। यानी कि इसको और सरल शब्दों में समझें तो जिसे पहले भारत का राज्य कहा जाता था, अब उसको भारत की राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि भारत का जो ज्योग्राफिकल जो एरिया है पूरा, उसको व्यवस्था के एक संदर्भ में समझने का प्रयास किया है। ईस्टन ये भी कहता है कि जो अध्येता या जो शोधार्थी हैं वो चाहें तो इसका उपयोग घरेलू राजनीतिक उप व्यवस्थाओं के संदर्भ में भी कर सकते हैं, और वो चाहें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने में भी इस संकल्पना का, इस अवधारणा का प्रयोग कर सकते हैं। वह शोधार्थियों को यह राय देता है कि उन्हें अपने अध्ययन का केंद्र उन लगातार चलने वाली प्रक्रियाओं को बनाना चाहिए, और वह स्वयं भी ऐसा करता है, जो व्यवस्था और पर्यावरण के बीच लगातार चलती रहती हैं। क्यों? क्योंकि व्यवस्था और पर्यावरण के बीच जो कार्य लगातार प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, वही प्रक्रियाएं इस बात को तय करेंगी कि व्यवस्था में वास्तव में कितनी शक्ति है। यदि व्यवस्था के सामर्थ्य को यदि हमें जांचना है तो हमें इस बात का अध्ययन करना पड़ेगा कि बाहर से आने वाली घटनाएं, बाहर से आने वाले प्रभाव, बाहर से आने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं, व्यवस्था उनमें जो खतरे छिपे हुए हैं उनको कैसे कम करती है और कैसे उन्हें अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करती है। इसलिए वो ये कहता है कि व्यवस्था से बाहर से आने वाले खतरों के प्रति वो पूरी तरह से अरक्षित होती है, यानी कि ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता कि वो अपने आप को खतरों से बचाने के लिए एक आउटर शीट का निर्माण कर ले। ऐसा लोकतंत्रों में नहीं होता। और आधुनिक जो राज्य है वो अधिकांशतः लोकतांत्रिक राज्य है, और यही उसकी सामर्थ्य की पहचान भी होती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जो लगातार बाहर से चुनौतियां आती हैं, उन चुनौतियों को से जूझने की कितनी सामर्थ्य उस व्यवस्था के पास है। और राजनीतिक विश्लेषक को भी अपना सारा ध्यान उन प्रक्रियाओं के अध्ययन में ही देना चाहिए, ताकि वो ये अपने अध्ययन के माध्यम से बता सके कि इस राजनीतिक व्यवस्था को
किस प्रकार से खतरे प्राप्त हो रहे हैं और इन खतरों से निपटने का क्या समाधान हो सकता है। अगर ऐसा करने में अध्येता सक्षम हो जाता है तो उसका अध्ययन समाज या राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में एक बहुत ही उपयोगी अध्ययन साबित हो सकता है। डेविड ईस्टन बेसिक फंक्शंस की चर्चा करता है, बुनियादी कृत्य। बुनियादी कृत्य जिन्हें वो व्यवस्था की जीवन प्रक्रिया कहता है, वो कार्य होते हैं जिसमें कि व्यवस्था पर्यावरण के साथ लगातार प्रतिक्रिया करते समय उनको अंजाम देता है, ऐसे कार्य करता है जिससे कि वो व्यवस्था के प्रति प्रतिक्रिया कर सके। और राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत की केंद्रीय समस्या भी यही है कि पर्यावरणीय खतरों को पहचानना और व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करना। किंतु डेविड ईस्टन स्थायित्व और संतुलन इन दो शब्दों में अंतर करता है। वह संतुलन उपागम का आलोचक है, जिसका अर्थ ये है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कितनी ही बुरी राजनीतिक व्यवस्था हो, समाज के संदर्भ में उसको बना रहना चाहिए। इस उपागम का वह आलोचक है। और यदि सीधे शब्दों में बात करें तो डेविड ईस्टन ये कहता है कि यह आवश्यक नहीं है कि व्यवस्था हमेशा संतुलन के आसपास घूमती रहे। यदि वह व्यवस्था समाज के भले के लिए काम नहीं करती है, यदि वह राजनीतिक व्यवस्था समाज में एक न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना नहीं करती है, तो यह बहुत संभव है कि वह पर्यावरण अर्थात समाज स्वयं ही या व्यवस्था स्वयं ही अपना रूप बदल ले। तो कहने का तात्पर्य ये है कि व्यवस्थाएं यदि न्याय संगत नहीं होती हैं तो ईस्टन उन्हें व्यवस्थाओं को बदलने की चुनौती स्वीकार करता है। किंतु साथ ही वो ये कहता है कि ऐसा हमेशा नहीं होना चाहिए। एक व्यवस्थात्मक सातत्य, एक कंटिन्यूअम हमेशा बना रहना चाहिए, क्योंकि व्यवस्थाओं में यदि बार बार टूटन होगी, व्यवस्थाओं में यदि बार बार संविधानों में परिवर्तन होगा, तो ऐसा समाज बहुत अधिक प्रगति नहीं कर सकता। तो इसलिए व्यवस्था के सतत रूप से बने रहने में कौन से तनाव के स्रोत हैं, वो कौन सी घटनाएं हैं जो व्यवस्था को तनाव प्रदान कर रही हैं, उन सबको नियंत्रित करना और उनको नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं का पता लगाना ही व्यवस्था सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है। हम देखते ही हैं कि भारत में एक व्यवस्थात्मक सातत्य है, किंतु भारत का जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, या हम अफगानिस्तान की बात करें या और बहुत सारे ऐसे राज्यों की हम यदि बात करें, तो वहां पर सरकारों का बार बार टूटना, सरकारों पर का गिरना और एक प्रकार का विद्रोह सरकारों के प्रति, पाकिस्तान का उदाहरण हम देख सकते हैं। तो ये जो बार बार होने वाले अप्रत्याशित परिवर्तन हैं जो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को क्षति पहुंचाते हैं, ये वहां की राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक चुनौती है और वहां की राजनीतिक व्यवस्था को तोड़ने का कार्य करते हैं। इस तरह से डेविड ईस्टन राजनीतिक व्यवस्था की संपूर्ण अवधारणा को स्वायत्त रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है, उसको समझाने का प्रयास करता है, और वह अपना सारा ध्यान राष्ट्रीय राजनीति पे लगाता है और उन प्रक्रियाओं पर लगाता है जो उस राष्ट्रीय राजनीति की व्यवस्था के प्रति खतरा उत्पन्न करती हैं, उसमें असंतुलन और उसमें अस्थायित्व पैदा करके उसको तोड़ने का प्रयास करती हैं। डेविड ईस्टन अपने व्यवस्था सिद्धांत को समझाने के लिए एक निवेश निर्गत विश्लेषण का एक मॉडल प्रस्तुत करता है, जिसको हम अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।